वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से लाइव आ जाइए और एक बार ये क्लियर कर दीजिए ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर हो तो यस लिख दीजिएगा। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार यस लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है सिलोजिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं न्याय निगमन, जिसका एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, इन सभी एग्जामिनेशन में इससे एक प्रश्न तो बनता ही बनता है ना। स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम हो। वेरी गुड इवनिंग रवि। ठीक। और अगर हम बात करें बैंक एग्जाम की, तो बैंक में 3 से 5 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आगे ध्यान रखना है कि बैंक का लेवल थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, एसएससी और रेलवे से थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर बैंक वाला लेवल भी हमें कवर अप करना है। जगवीर सिंह, सुभा ज्योति दास, शुभम, वेरी गुड इवनिंग। रोशन, चलो ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग सिलोजिज्म। देखो, सिलोजिज्म को पढ़ने के दो मेथड हैं। आज जो हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे, मतलब अभी जो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे 150 मेथड, जो आपके एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। 150 मेथड, ठीक है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड जो इसे पढ़ने का है वो है वेन डायग्राम मेथड। तो मैं आपको ये दोनों मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग सबसे पहले जो है वो 150 मेथड वाला केस समझेंगे और इससे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आगे चलकर 2-4 टॉपिक और पढ़ाने के बाद वापस से मैं आपको सिलोजिज्म पढ़ाऊंगा और वो पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम मेथड से। तो आपको दोनों में से जिसमें भी बेहतर लगेगा आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड कर लेंगे, हमारे लिए दोनों बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि आपके एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन में 150 मेथड से बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। वेन डायग्राम से थोड़ा सा, इससे रिलेटिवली ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन नहीं भी लगता है। लेकिन वेन डायग्राम मेथड में समझने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज 150 रूल से। ये 150 रूल होता क्या है और सिलोजिज्म में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको शो करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपको किस तरह के नजर आते हैं। जैसे आपको यहाँ कथन में कुछ जानकारियां लिखी हुई मिलेंगी। जैसे देखिए, अगर ये कुछ दो कथन मिले, कथन में जो जानकारियां मिली और उसके नीचे देखिए आपको निष्कर्ष लिखा हुआ मिला। अब हमें बस इस निष्कर्ष की जांच करनी होती है कि हमारे कथन के आधार पर निष्कर्ष में दी गई जानकारी जो है वो सही है या गलत है, हमें ये करना होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके 150 मेथड रूल क्या है, ठीक है। हम कैसे कथन पर काम करेंगे, कैसे हम निष्कर्ष की जांच करेंगे, इन दोनों पर बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे 150 मेथड। यहां पर कुछ बातें ध्यान में रखना। जैसे अगर हम बात करें तो कथन जो है या निष्कर्ष में लिखने के 4 प्रकार के कथन होते हैं। उन 4 बेसिक कथनों को जब हम समझ लेंगे तो हमें निष्कर्ष भी काफी आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। वो 4 टाइप क्या होते हैं स्टेटमेंट के, आइए इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो वो जो 4 तरह के स्टेटमेंट है उसमें से चलिए, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 बेसिक टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। और वो बेसिक टाइप होता है कुछ इस प्रकार से: सम ए आर बी, जिसे हम लोग कहते हैं कुछ ए बी है, ठीक है। दूसरा टाइप होता है ऑल ए आर बी। देखो, ए और बी के स्थान पर, ए और बी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट, इनके स्थान पर आपको कोई भी शब्द या अल्फाबेट या सिंबल भी बना हुआ दिख सकता है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नियम सब पर एक ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है सभी ए बी है, ठीक है। तीसरा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है,
ठीक है। और चौथा है नो ए इज बी, नो ए इज बी, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कोई ए बी नहीं है। तो ये चार प्रकार की चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी कथन या निष्कर्ष में। कथन और निष्कर्ष, ये चार प्रकार की चीजें दिखती हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट कुछ नियम को देखते हैं, 150 का नियम क्या कहता है और उसको अप्लाई करके देखते हैं काम कैसे होगा। देखो सबसे पहला नियम ये कि जब भी कथन में सम या ऑल टर्म आता है, कुछ या सभी, देखिए इन स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये किस प्रकार के स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। जहां भी नो नॉट शब्द आ जाता है, यानी नहीं, नहीं शब्द का जहां भी प्रयोग होता है, इसे बेटा हम लोग कहते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो पहला नियम ये ध्यान रखिएगा कि सम और ऑल का प्रयोग हो रहा है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और सम के साथ नॉट का प्रयोग हो रहा हो या नो का प्रयोग हो रहा हो तो ये हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो सम ए आर बी लिखा हुआ है पॉजिटिव, ऑल ए आर बी पॉजिटिव, सम ए आर नॉट बी नेगेटिव, नो ए इज बी नेगेटिव, ठीक। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं यहां से आगे और हम लोग देखते हैं कि ये जो चार टर्म है इनमें हम कुछ मान रखते हैं, वो मान क्या क्या है, और उस मान के बाद हम नियम की बात करेंगे, ठीक है। ठीक, देखिए जब भी शब्द आता है सम का तो यहां हम ए और बी इन दोनों का मान अभी रखते हैं 50 और 50, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल जब भी शब्द आएगा तो पहले वाले का 100 और दूसरे वाले का 50, ठीक है। सम के साथ नॉट आ रहा है तो इसका मान रखते हैं 50 और इसका मान रखते हैं 100, और जब नो शब्द का प्रयोग होता है तो इन दोनों का मान 100 हो जाता है। यानी हिंदी में बात करें, अगर कुछ लिखा हुआ है तो कुछ का मान होगा 50 और 50, सभी लिखा हुआ होगा तो ए का 100 और बी के स्थान पर 50, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ए के स्थान पर 50 और बी के स्थान पर 100, ठीक है। और अगर कोई नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है तो दोनों ही स्थान पर 100 का मान रखते हैं। बोलो ये समझ में आया बेटा? तो जब भी शब्द आए सम तो दोनों स्थानों का मान होगा 50-50, जब आएगा शब्द ऑल का तो ए का 100 बी के स्थान पर 50, जब सम नॉट आएगा तो ए के स्थान पर 50 और बी के स्थान पर 100, और जब नो शब्द का प्रयोग होगा तो दोनों के स्थान पर 100 और 100 पुट करते हैं। ये क्लियर है? पहले ये बताओ, यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है, तो हमें बस इन टर्म्स का ध्यान रखना है, टर्म क्या क्या लगा हुआ है और उस टर्म के आधार पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, मतलब यहां से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको शब्द दिख रहा है सम का, आपको अगर शब्द दिख रहा हो सम, तो सम में दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहला तो ये सम एक पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव है सम, यहां लिख लीजिए, और पॉजिटिव के साथ साथ ए और बी दोनों के स्थान पर जो मान रखोगे वो 50-50 का रखोगे, ठीक है। जब शब्द आता है ऑल तो ऑल भी एक पॉजिटिव टर्म है, और ऑल के केस में मान रखते हैं पहले स्थान पर 100 और दूसरे स्थान पर 50। जब शब्द आता है सम नॉट का, सम नॉट वाला टर्म जहां दिखेगा तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट मानते हैं, और इसमें पहले स्थान पर 50 और दूसरे स्थान पर 100 पुट करते हैं, और चौथा होता है ऑल, सॉरी ऑल बोल रहा हूं, नो, माफ कीजिए, नो। नो भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट माना जाएगा और इसका मान रखा जाता है 100 और 100, ठीक है। देखिए इसमें कई तरह कई टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, हम लोग एक एक करके पहले बेसिक करते हुए और फिर हम बाकी सारे टर्म्स को भी समझेंगे, कई सारे और टर्म्स आएंगे उसकी भी बात करेंगे। तो ये चार बातें आपको सबसे पहले ध्यान में रखती हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये चीजें आपको स्टेटमेंट में भी लिखी हुई मिलेंगी, कंक्लूजन में भी लिखी हुई मिलेंगी।
चाहे ये कहीं भी लिखा हुआ मिले, आप इसकी वैल्यू यही रखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव अगर सम है तो पॉजिटिव मानना और 50-50, चाहे स्टेटमेंट में लिखा मिले या कंक्लूजन में लिखा मिले, हम यही मान लेते हैं। ठीक, अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बीच कुछ संबंध होते हैं, उन संबंध को बस समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन में यहां क्या क्या संबंध है। ठीक, इस पर आने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पर आने से पहले हम स्टेटमेंट को दो भागों में बांट कर काम करेंगे। एक होता है सिंगल स्टेटमेंट। कौन सा सुधीर, आपने कौन सा भेजा था ना, आप एक बार हाई लिखकर भेज दीजिएगा, मैं इसको बाद में देखकर आपको करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ठीक, तो देखो हम स्टेटमेंट को दो तरीके से दो भागों में समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे सिंगल स्टेटमेंट। जैसे अगर हमें स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल रहा है सम ए आर बी, तो इनमें से ए और बी के बीच कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे और ए और बी के बीच कौन कौन से निष्कर्ष गलत होंगे। यानी एक कथन में जो दो एलिमेंट मिल रहे हैं उनके बीच कौन कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो ये होता है सिंगल स्टेटमेंट। फिर हम आगे चलकर बात करेंगे कि जब हमें एक से अधिक स्टेटमेंट मिलता है तो हम उनके बीच कैसे संबंध बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये मान लीजिए दो स्टेटमेंट मिल गया, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, तो इनमें हम ए और सी के बीच हम कैसे संबंध बनाते हैं। तो पहले मैं आपको सिंगल स्टेटमेंट अच्छे से समझा दूंगा, फिर हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट समझेंगे और काम करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं सिंगल स्टेटमेंट से। माफ कीजिएगा, सिंगल स्टेटमेंट यानी एक कथन। तो एक कथन में जो दिए गए एलिमेंट्स होते हैं उन पर हम काम कैसे करते हैं। ठीक है, जो एक ही कथन में लिखे हुए दो एलिमेंट हैं उनके बीच कैसे संबंध निकाला जाता है वो समझते हैं। तो आइए, इसके बीच बड़ा सिंपल सा काम करना है आपको। कुछ सिंपल से चार नियम है, चार नियम वो ध्यान रखोगे काम हो जाएगा। चार भी नहीं है इनफैक्ट, देखिए ध्यान रखिएगा। पहला नियम, जब भी कथन हमें पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव कथन से हम पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पॉजिटिव कथन का कोई निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता है। पहला नियम तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम उससे पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। यानी जैसे ही स्टेटमेंट पॉजिटिव दिखा, कंक्लूजन नेगेटिव दिखा, आप उसको गलत मान सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ होगा कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इससे आप नेगेटिव कंक्लूजन निकाल सकते हैं लेकिन कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नहीं, उल्टा नहीं जा सकते। ठीक है, ये है पहला नियम। दूसरा नियम, देखिए जो भी कथन होता है, जो भी कथन होता है उस कथन को हम मानते हैं अपने आय की तरफ, यानी इनकम मानते हैं। स्टेटमेंट हमेशा और हमेशा, स्टेटमेंट में जैसे हमने बोला कि हम तो स्टेटमेंट लिखा हुआ जहां भी मिलेगा हम ये सारे मान रखेंगे उसके ऊपर। सम लिखा है तो 50-50, ऑल लिखा है तो 100-50, सम नॉट लिखा है तो 50-100, नो लिखा है तो 100-100, ये मान रखते हैं। तो जब हम ये मान रखते हैं तो जो भी कथन है, कथन को हम ट्रीट करते हैं इनकम की तरह, और जो निष्कर्ष में लिखी गई बात है उसको हम ट्रीट करते हैं एक्सपेंस यानी खर्च की तरह। ठीक है, आप उसे खर्च बोलिए या व्यय बोलिए। तो इनकम हमारा आय है, इनकम में रखा मान हमारा आय है और निष्कर्ष में रखा मान हमारा व्यय है। अब ध्यान में रखना इस बात को कि जीवन को, अगर आपको अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है तो अपने आय से अधिक व्यय नहीं करना। कभी कहीं भी अगर आय से अधिक व्यय दिखने लगे इसका मतलब है वो निष्कर्ष गलत है, वो जीवन जीने का तरीका ही गलत है। आपकी आय 50 रुपए की है, आप 50 खर्च कर सकते हैं, 50 रुपए से मैक्सिमम 1 रुपया ज्यादा भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं?
यानी अगर स्टेटमेंट में किसी एलिमेंट की वैल्यू 50 है तो आप उस पर 50 का खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन किसी की इनकम यदि 50 है तो बेटा वो उस पर 100 का खर्च नहीं कर सकता। 50 की कमाई में 100 का खर्च नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इनकम 50 है तो 50 खर्च कर सकते हैं। इनकम यदि 50 है और खर्च 100 हो गया, इसका मतलब ये संभव नहीं है। भाई जेब में जब बाजार जाते हो, जेब में जितने पैसे होते हैं मैक्सिमम उतना ही खर्च कर सकते हो, उससे अधिक नहीं खर्च कर सकते हो। यहाँ उधार, क्रेडिट कार्ड, ये सब कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ जितने जेब में पैसे हैं उतने ही खर्च कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं। अगर आय आपकी 100 है तो आप 50 रुपए भी 100 में से खर्च कर सकते हैं और 100 रुपए भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। 100 की कमाई में तो आप दोनों खर्च कर सकते हैं। अगर आपके जेब में 100 रुपए है तो उससे आप 50 रुपए भी खर्च कर सकते हो और आप पूरा का पूरा 100 भी खर्च कर सकते हो। तो 100 के साथ दिक्कत नहीं होती, दिक्कत केवल यहां होती है 50 की कमाई में 100 का खर्च नहीं किया जा सकता। ये बस एक बात दिमाग में रख लीजिए। अभी तो फिलहाल ये दो नियम को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लियर है ना। पहला क्या कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेंगे, नेगेटिव नहीं निकाला जा सकता। नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पॉजिटिव नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अगर इतनी बात ध्यान में है ना तो आइए हम फटाफट क्वेश्चन मतलब सिंगल स्टेटमेंट को समझते हैं। तो देखिए किसी भी एक स्टेटमेंट की बात करें, सिंगल स्टेटमेंट की, जैसे यहां लिखा हुआ सम ए आर बी, तो इस पर कुल 7 निष्कर्ष बनते हैं, 7 ही बनाए जा सकते हैं। वो सातों के सातों आपके सामने अभी अभी हम इन सातों को चेक करेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, 7 के 7 को चेक करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर स्टेटमेंट में देखो सम ए आर बी लिखा है तो इस पर ये 7 कंक्लूजन मिलेंगे। कैसे चेक करना है तो आइए जरा देखते हैं कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट देखेंगे कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो शब्द है सम यानी कुछ, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, पहली चीज तो ये देखा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे कोई नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ध्यान से देखो कंक्लूजन 4, 5, 6, 7 इन सभी में नॉट या नो का प्रयोग हुआ है, यानी ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इस पर हम कोई नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते, यानी ये सारे के सारे नेगेटिव तो यहां गलत हो जाएंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? हाँ या ये क्लियर है बेटा? चलिए अब देखो ऊपर के 3 को ध्यान से देखो, ये तीनों पॉजिटिव है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला हमें चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे? तो भाई इनके ऊपर मान रखेंगे, है ना। तो हमने देखा शब्द है यहाँ सम, स्टेटमेंट में शब्द है सम, और सम में हमने बात किया था मान रखा जाएगा 50-50 का। जहां भी सम शब्द का प्रयोग है वहां मान 50-50। ऑल के लिए हमने पढ़ा है 100 और 50, सब ऑल के लिए पढ़ा है 100 और 50, ठीक है। क्लियर है। अब जैसे ही मान रख दिया है आपने, अब दिमाग में केवल एक बात रखना कि स्टेटमेंट की वैल्यू से बड़ी कंक्लूजन की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा आय है, यानी ए की कमाई 50 है, 50 की कमाई में ए 50 खर्च कर सकता है, 100 का खर्च नहीं करेगा, बस ये दिमाग में रखना। अब देखो कैसे देखते हैं। जैसे देखो यहाँ ए की इनकम 50 दिख रही है तो ए 50 रुपया खर्च कर सकता है जी, बिल्कुल। उसी तरह बी की इनकम 50 दिख रही है और बी का खर्च भी 50 दिख रहा है, तो 50 की कमाई में 50 खर्च कर रहा है। अगर दोनों का खर्च सेटल हो जा रहा है तो वो सही है, वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन सही माना जाए। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है। लेकिन सेकंड वाले को देखो ध्यान से, ए की कमाई केवल 50 है, और ए की कमाई यदि 50 है तो बेटा ए 100 रुपया खर्च नहीं कर सकता। 50 की कमाई में 100 का खर्च नहीं किया जा सकता, कमाई से ज्यादा खर्च संभव नहीं है। तो जैसे ही एक का भी वैल्यू गलत हुआ, वो कंक्लूजन गलत हो गया, आपको आगे बढ़कर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगवीर जी। दूसरे वाले में देखिए जरा, इसको चेक करते हैं। देखो ए की कमाई 50 है और ए का खर्च 50, ये तो ए का सेटल हो जा रहा है।
लेकिन बी की कमाई भी तो देखो, बी की 50 लेकिन खर्च बेटा 100 दिख रहा है। बेटा 50 रुपए कमाकर 100 रुपए खर्च नहीं किया जा सकता, ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव नहीं है तो ये कंक्लूजन भी गलत है, ये कंक्लूजन भी गलत है। यानी आप अगर गौर से देखें तो सम ए आर बी के केस में केवल एक ही निष्कर्ष सही आया है ना बेटा, बाकी कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगला देखो, अब अगला टर्म आया ऑल ए आर बी। तो हमें पता है पहला नियम क्या, ऑल का मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन तो चेक कर सकते हैं, लेकिन नीचे के चार में देखो नॉट, नॉट या नो का प्रयोग हो गया है, इन्हें चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकल सकता। ठीक है, ये दिमाग में रखना बच्चों। दूसरा, अब इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, पॉजिटिव वाले को चेक करना है। तो ए का मान ऑल है, तो ए का मान 100 और बी का मान 50। ऑल की वैल्यू यही होती है 100 और 50। अब इनकी भी वैल्यू रख लो, देखो यहां शब्द सम है, सम का मान होता है 50 50। यहां भी देखो सम का प्रयोग है, तो ये भी 50 और 50 रख लेना। यहां ऑल है तो ये बेटा 100 और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब वैल्यू चेक करते जाओ। देखो जब किसी की कमाई 100 रुपए है तो वो मैक्सिमम कमाई है ना, किसी की कमाई 100 है तो वो मैक्सिमम कमाई। देखो शुभम सिंह पहले क्लास ना 1 या 2 के बीच में होती थी, अभी ये क्लास का टाइम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है एक्चुअली, थोड़ा स्टूडियो को लेकर, लेकिन वो टाइम वापस से वहीं आ जाएगी, 1 से 2 बजे का टाइम होगा। ठीक है, अभी पहले ये देख लो, अगर ए की कमाई 100 है, किसी की भी कमाई अगर 100, स्टेटमेंट में किसी की भी वैल्यू 100 मिल गई है तो उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। वो 100 कमा रहा है यानी मैक्सिमम कमा रहा है, मैक्सिमम में वो 50 रुपए भी खर्च कर सकता है, 100 भी खर्च कर सकता है। ए की वैल्यू को चेक ना ही करो तो अच्छा है ना। देखो जैसे ए की कमाई 100 और ए का खर्च भी 50, 100 रुपए कमाकर 50 खर्च कर सकता है। या नेक्स्ट वाले में भी देखो ए की कमाई 100 और ए का खर्च 50, ये भी कर सकता है। अगले वाले में भी देखो कमाई यदि 100 है तो 50 भी खर्च कर सकता है। तो जिसकी कमाई 100 है वो कुछ भी खर्च कर सकता है, उसकी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं। चेक केवल उसकी वैल्यू कीजिएगा जिसकी स्टेटमेंट में वैल्यू 50 आई है, कहीं कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 50 से अधिक तो नहीं है, क्योंकि अगर कंक्लूजन में अधिक है तो वो कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देखो बी की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, तो 50 की कमाई में 50 खर्च कर सकते हैं, 100 का खर्च नहीं। तो अगर बी की कमाई 50 है, खर्च कर सकता है, यहां भी बी की कमाई 50 है, ये खर्च कर सकता है। लेकिन देखो ना बेटा, यहां बी की कमाई 100 हो जा रही है, 50 की कमाई में 100 का खर्च नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए तीसरा गलत है। देखो इन दोनों में ए और बी की वैल्यू मैच कर रही है ना, मैच कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये दो कंक्लूजन सही हैं। बहुत अच्छी बात है शुभम, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, ये समझ में आया ना। आओ तीसरा देखते हैं। अब तीसरे स्टेटमेंट की बात आएगी, सम, और सम के साथ देखो नॉट आ गया, कुछ के साथ नहीं लगा हुआ आ गया। अगर ये आ गया है इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा माना जाएगा, निगेटिव माना जाएगा, और निगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन है वो सारे निकल जाएंगे, हमें केवल और केवल नेगेटिव को चेक करना है। ठीक है, देखो ये सारे नेगेटिव है, नो नॉट के साथ है, तो बस केवल ये चेक करेंगे, चूंकि स्टेटमेंट नेगेटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन चेक करना। अब आइए इनके मान को रख लीजिएगा। सम नॉट में हमने मान यही पढ़ा है, ए का 50 और बी का 100। जिसका भी मान स्टेटमेंट में 100 आ गया उसके आप कंक्लूजन को चेक ही नहीं कीजिएगा, बी की वैल्यू नहीं चेक करेंगे कंक्लूजन, क्योंकि बी की कमाई मैक्सिमम दिख गई है। चेक करना है केवल और केवल किसकी कमाई, ए की, क्योंकि ए की वैल्यू 50 है, तो हमें ए का खर्च बस चेक करना चाहिए। दिमाग में बैठ रही है मेरी बात या नहीं। ठीक है, बस ए की वैल्यू। अब जैसे देखो सम नॉट में ए का मान 100, नो में भी ए का मान 100, और यहां भी नो है, नो में 100 रखते हैं तो 100 बी चेक नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बी सेटिस्फाई कर जाएगा हर जगह, बी की कमाई 100 है, और 100 रुपए की कमाई में आप 50 भी खर्च कर सकते, 100 भी खर्च कर सकते, तो हम खर्च चेक ही क्यों करें बी का। हमें खर्च केवल उसका चेक करना चाहिए जिसका
जिसकी कमाई 50 रुपए की है। ठीक है, अब जैसे देखो ए की कमाई 50 और ए का खर्च 100 दिख रहा है। 50 की कमाई में 100 का खर्च संभव है? नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन सही नहीं है। इसी तरह यहां भी देखिए तो ए की कमाई 100 दिख रही है, 50 की कमाई में, माफ कीजिएगा, ए का खर्च 100 दिख रहा है, तो 50 की कमाई में 100 का खर्च नहीं हो सकता। स्टेटमेंट से ज्यादा वैल्यू कंक्लूजन में नहीं आनी चाहिए, अगर है तो वो गलत है। अब यहां भी देखो ए की कमाई 50 और ए का खर्च 100, ये भी संभव नहीं है। यानी कि जब स्टेटमेंट सम नॉट का आता है उस वक्त देखिए कोई भी डायरेक्ट कंक्लूजन सही नहीं होगा, उनके बीच सारे के सारे गलत होंगे। यहां तक कि मेरी बात समझ में आई बेटा? इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो बताओ? ठीक है, चलो अब बात करते हैं चौथे टर्म की। चौथा टर्म है नो ए इज बी। देखो नो यानी नहीं आ गया, कोई नहीं, तो ये तो हमें पता है ये नेगेटिव है, और नो का मान होता है 100। नो में तो दोनों की जगह 100 रखते हैं ना, नेगेटिव और मान है 100। तो जब हमें नेगेटिव मिल गया तो हमें ये तो पता है ये सारे के सारे चूंकि पॉजिटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। तो नेगेटिव से कैसा बना सकते? नेगेटिव ही बनाया जा सकता है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेंगे। अब देखो चूंकि ए की कमाई भी 100 है, तो बेटा ए तो कुछ भी खर्च कर सकता है, और बी की कमाई भी 100 है, तो बेटा बी भी कुछ भी खर्च कर सकता है। चूंकि दोनों कुछ भी खर्च कर सकते हैं, इसका मतलब आपको कंक्लूजन चेक करने की जरूरत है ही नहीं, दोनों की कमाई मैक्सिमम है स्टेटमेंट में, तो कंक्लूजन के खर्च वो दोनों सारे के सारे सही होंगे। चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? 100 रुपीज की कमाई सर्वाधिक कमाई है, मैक्सिमम कमाई है, तो अगर कोई मैक्सिमम कमा रहा है तो वो तो कुछ भी खर्च कर सकता है ना। अगर इसमें से किसी की वैल्यू 50 होती तो केवल हम उसका खर्च देखते, कहीं 100 रुपए तो नहीं खर्च कर रहा। अगर 100 कर रहा है तो वो गलत है। 50 की कमाई में तो 50 ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन 100 की कमाई में दोनों खर्च कर सकते हैं। तो जब किसी की कमाई 100 दिख गई तो उसके खर्च को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ ए की कमाई भी 100 दिख रही है, यानी ए का खर्च भी नहीं चेक करना, बी की कमाई भी 100 दिख रही है, बी का भी खर्च नहीं चेक करना। बोलो क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ यानी तो जो एक ही स्टेटमेंट के दो शब्द होंगे उनके बीच अगर कोई कंक्लूजन मिलता है तो वो हम इस नियम के तहत काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेटमेंट को देखते हैं जरा। ठीक है, अगला 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 केस क्या है? अगला केस होता है मल्टीपल स्टेटमेंट का। जब वैसे शब्द जो एक से अधिक कथनों में मिल रहे हैं लिखे हुए, और उनके बीच हमें चेक करना पड़े संबंध क्या होगा। मतलब वैसे दो शब्द जो अलग अलग कथनों में लिखे हुए मिल रहे हैं, तो हम उनके बीच कैसे चेक करते हैं? ठीक है, देखो यहां तो ये दोनों डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट में थे, ए और बी, तो हमने डायरेक्ट चेक किया, इसे हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट भी, डायरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन दो शब्द अगर अलग अलग कथनों में लिखे हुए मिले तो उन शब्दों के बीच का हम निष्कर्ष कैसे निकालते हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट का। तो मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए भी ध्यान रखिएगा, हमें दो स्टेटमेंट के बीच देखना है बेटा। ठीक है, हम दो स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। अगेन यहां पे भी नियम ऐसे ही समझिएगा, कुछ नियम है उस नियम को फॉलो करना है बस। देखो पहला नियम यह है कि हम दो स्टेटमेंट को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, यही समझना है। अब वो क्या हो सकता है कि जो दो स्टेटमेंट मिल रहे हैं आपको दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो भैया इसमें पहला नियम तो यही है कि इससे पॉजिटिव कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर दो स्टेटमेंट मिल रहे हैं दोनों ही पॉजिटिव लिखे हुए मिल रहे हैं तो उससे पॉजिटिव कंक्लूजन बन सकता है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अगर इनमें से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ऐसा आ रहा है तो बेटा इससे नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो अगर स्टेटमेंट में से एक पॉजिटिव टर्म दिख रहा है, एक नेगेटिव टर्म दिख रहा है, तो इससे नेगेटिव कंक्लूजन बन सकता है, कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरी बात, अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव टर्म होंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव टर्म का हो, तो वैसी परिस्थिति में सारे निष्कर्ष गलत, मतलब उनके बीच कोई निष्कर्ष बनाया ही नहीं जा सकता। दो नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मींस चाहे नेगेटिव पूछे आपसे या पॉजिटिव पूछे, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। बेसिकली हम ये कहते हैं कि जब दो नेगेटिव कंक्लूजन आता है तो इनके बीच कोई रिजल्ट नहीं बन सकता, नो रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये समझ में आया? तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो उससे पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, नेगेटिव नहीं। एक पॉजिटिव दिख रहा है स्टेटमेंट और एक नेगेटिव दिख रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर नेगेटिव कंक्लूजन बना सकते हैं, पॉजिटिव नहीं। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव टर्म दिख रहे हैं तो इनके बीच कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता, सारे कंक्लूजन इनके बीच गलत होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये तो एक नियम हुआ। अब इसके साथ एक और नियम आपको ध्यान में रखना है, और वो नियम ये ध्यान में रखना है कि देखो, दो स्टेटमेंट में जब अलग अलग स्टेटमेंट होंगे, उनको आपस में जब हमें जोड़ना होता है तो उनके बीच कोई कॉमन टर्म होता है। देखो, इसको ऐसे समझो, बड़ा सिंपल से समझा रहा हूं मैं। जो ये सिंगल स्टेटमेंट थे ना, ये ए बी, इनके बीच डायरेक्ट संबंध था, जैसे लव मैरिज की तरह, कि भाई लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, हो गई शादी। बीच में किसी का, हम बोला जाता है ना, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, तो काजी की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट पर काम करेंगे, जैसे देखो ये स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, तो ये चूंकि दो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ये अरेंज मैरिज की तरह होता है। अरेंज मैरिज में दो अलग अलग परिवार होते हैं, है ना, और उनके बीच संबंध बनाने वाला एक बिचौलिया होता है। तो बिचौलिए की आवश्यकता होती है अरेंज मैरिज में। तो सिंगल स्टेटमेंट लव मैरिज की तरह है, कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट संबंध। लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट एक अरेंज मैरिज की तरह है, जिसमें बीच में एक बिचौलिया का होना जरूरी है। वही वो कॉमन व्यक्ति होता है जो लड़के के परिवार और लड़की के परिवार दोनों को आपस में मिलाता है, दोनों को जानता है, दोनों को मिलाता है। उसी तरह दो स्टेटमेंट को यहां पर भी जोड़ने के लिए आपको कोई ना कोई एक कॉमन टर्म की जरूरत होगी। जैसे अगर आप यहां देख रहे हैं तो आपको एक कॉमन टर्म दिख रहा है बी। देखिए बी दिख रहा है बेटा, तो बी वो बिचौलिया का रोल करेगा प्ले। अब बिचौलिया शादी कब कराएगा? जब वो दोनों परिवार से खुश होगा। दोनों परिवार से खुश कब होगा? जब उसका भी कुछ लाभ होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी उसकी भी कुछ कमाई होगी, कुछ लड़के वाले की तरफ से और कुछ लड़की वाले की तरफ से, तभी तो बिचौलिया खुश होता है। तो यहां पे भी एक नियम ये चलता है, ध्यान में रखिएगा, कि जब भी दो स्टेटमेंट में जो कॉमन टर्म होता है, यानी जो बिचौलिया है, उसका जो मान आएगा, यानी उसकी जो आय आएगी स्टेटमेंट से, दोनों स्टेटमेंट से जो बी की आय आएगी, उस आय का सम करने पर 150 रुपया होना चाहिए। बी की आय मिनिमम 150 होनी चाहिए, मिनिमम 150। मिनिमम 150 है तो वो खुश है, मिनिमम 150 है तो वो खुश है। अगर 150 से कम हुआ तो वो खुश नहीं होगा, और अगर वो खुश नहीं होगा तो लड़के और लड़की के बीच का संबंध तोड़ देगा। और लड़के और लड़की के बीच के संबंध तोड़ने का अर्थ ये है कि अगर बी की वैल्यू मिनिमम 150 नहीं है तो आप ए और सी के बीच नो रिजल्ट लाएंगे। क्या आएगा ए और सी के बीच? नो रिजल्ट, मतलब कोई भी कंक्लूजन फिर सही नहीं होगा, कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी कॉमन टर्म होगा, कॉमन टर्म, दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन व्यक्ति, कॉमन टर्म दिख रहा है, उसका सम, उसकी वैल्यू को का सम
मिनिमम 150 होना चाहिए, मिनिमम 150। ठीक है, 150 से कम हुआ तो नो रिजल्ट। ठीक है, जैसे जोड़ने पर 100 हुआ, अगर सम क्या क्या आ सकता है, देखो सम 3 ही आ सकता है, दो स्टेटमेंट का सम 3 आ सकता है, 100, 150, 200। अगर सम 100 हुआ 150 से कम तो नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं, मतलब शादी टूट गई, शादी टूट गई। समझ रहे हैं मेरी बात को? कमाई जब 150 और 200 में होगा ना, तभी ये बिचौलिया खुश होगा और तब हमें रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं निकलेगा। मेरी बात ये क्लियर है, हाँ या ना? तो बस ये दो बातें आपको अब यहां ध्यान रखना है जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट पर काम करेंगे। पहला कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा, निगेटिव नहीं चेक करेंगे। एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो निगेटिव निकल सकता है, पॉजिटिव चेक नहीं करेंगे। और जब दो निगेटिव टर्म होंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे। दूसरी बात, दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने के लिए जो कॉमन टर्म होगा इसका सम मिनिमम 150 होगा, तब तो हम चेक करेंगे। 150 से कम होगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, और कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो हम उसे चेक नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही गलत मानेंगे। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको ये दो नियम। सबसे पहले ऐसे समझो, अगर कंक्लूजन ए और बी के बीच होता तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में है, दोनों एक ही स्टेटमेंट में है, सिंगल स्टेटमेंट में है, तो इनके बीच सिंगल स्टेटमेंट के नियम के थ्रू चेक करते हैं। अगर कंक्लूजन बी और सी के बीच मिलेगा तो ये दोनों भी सेम स्टेटमेंट में है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में या सिंगल स्टेटमेंट में है, तो यहां भी सिंगल स्टेटमेंट का रूल लगेगा। लेकिन जब बात होगी ए की और सी की चेक करने की, चूंकि ये दोनों सेम स्टेटमेंट में नहीं है, तो यहां हमें मल्टीपल स्टेटमेंट का रूल लगाना होगा, ए और सी के बीच अगर कंक्लूजन मिला तो। ठीक है, तो ए और सी के बीच हमें ये 8 कंक्लूजन मिल सकते हैं, आपको अभी 7 दिख रहा होगा, 8वां भी दिख जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर दूं तो ये कुल 8 कंक्लूजन बन सकते हैं। ठीक है बेटा, इन 8 को बस हमें चेक करना है। तो आइए फटाफट इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो नियम क्या क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे कैसे स्टेटमेंट है दोनों। देखो ऑल ए आर बी भी पॉजिटिव है और ऑल बी आर बी सी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट मिले हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट मिले हैं तो इससे बनने वाला रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जितने भी कंक्लूजन जिसमें नेगेटिव शब्द हैं वो सारे के सारे तो ऐसे ही गलत हो गए, इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा शुभम। अब जरा देखिए, ये 4 पॉजिटिव है, इन्हें चेक करना है। चेक करने के लिए हमें बस दो चीजें रखना है, पहले तो इनकी मान ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, ये मान रख लिया। मान रखने के साथ साथ जो कॉमन टर्म बी है इसकी वैल्यू को जांचिए, क्या इसकी वैल्यू जो दोनों स्टेटमेंट में आ रही है, क्या इसको जोड़ने पर 150 हो जा रहा है क्या? मिनिमम 150 चाहिए। तो देखो यहां बी का 100 है और यहां बी का 50 है, 100 + 50 करने पर 150 हो गया। 150 हो गया मतलब रिश्ता पक्का है, 150 हो गया मतलब बिचौलिया खुश, रिश्ता पक्का है। अब रिश्ता कैसा है इसके लिए बस हमें इनकम और एक्सपेंस वाला रूल लगाना है। क्या कमाई अगर ए की 100 है तो ए का खर्च चेक नहीं करेंगे, ए कुछ भी खर्च कर सकता है। लेकिन देखो सी की कमाई केवल 50 है, यानी हमें सी का खर्च चेक करना होगा, 50 से अधिक वो खर्च नहीं कर पाएगा, तो केवल और केवल हम सी की वैल्यू चेक करेंगे। जैसे देखो सम का केस में सी की वैल्यू यहाँ 50 आएगी, यहां भी सम है तो सम के केस में सी की वैल्यू 50, ऑल के केस में 100 50 रखते हैं यानी सी की वैल्यू 50, और ऑल सी आर ए में सी की वैल्यू 100 हो जाएगी और ए की 50, यही तो होगी वैल्यूज, है ना? तो अब हमें बस वैल्यू चेक करना है सी का। तो देखो सी की कमाई 50 है, खर्च 50 कर सकता है, कर सकता है मतलब ये कंक्लूजन सही है। यहां भी सी की कमाई 50 है और खर्च 50 है, यानी ये भी खर्च कर सकता है। यहां भी देखिए सी की कमाई 50 और खर्च 50, ये भी कर सकता है। लेकिन यहां बेटा सी की कमाई 50 और सी का खर्च 100 दिखने लगा, 100 दिखने लगा मतलब ये सही नहीं हो सकता, और अगर ये सही नहीं होगा तो ये गलत होगा। बोलो समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट।
इसे देखिए, अब इस पर भी नियम लगाते हैं फटाफट। पहले देखा दोनों पॉजिटिव हैं, तो नीचे के 4 नेगेटिव, ये सारे तो ऐसे ही गलत। अब मान रख के देखना है कॉमन टर्म का सम मिनिमम 150 होना चाहिए। देखो सम ए आर बी तो 50-50, ऑल बी आर सी तो 100-50। मेरे ख्याल से पिछला वाला भी, अच्छा माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अलग है, बिल्कुल अलग है। उसमें टर्म ऑल था और इसमें सम। ठीक है, 50-50-50, 100-50। पहले चेक करोगे कॉमन वाले का सम मिनिमम 150 जा रहा है क्या, यानी 100 + 50 करके देखिए 150 बना क्या, बन गया। 150 बन गया मतलब रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने का मतलब है अब वैल्यू पुट करके चेक करना है बस हमें कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब चूंकि देखो ए की कमाई 50 है, तो बेटा चेक तो सब करना पड़ेगा, ए का सारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और सी की कमाई भी देखो ना बेटा 50 है, सी की कमाई भी 50 है, यानी सी का भी चेक करना पड़ेगा। अब हमें दोनों का चेक करना पड़ेगा। अगर किसी का 100 होता ना तो हम नहीं चेक करते, हम डायरेक्ट उसे सही मान लेते कि हाँ भाई वो तो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर कमाई 50 में दिख रही है तो हमें चेक करना होगा कि खर्च 50 से अधिक नहीं हो सकता। अब जैसे देखो ए की कमाई 50, ए का खर्च 50, ये तो बिल्कुल सेट हो रहा है। सी की कमाई 50, सी का खर्च 50, ये भी सेट हो रहा है, मतलब पहला कंक्लूजन सही है। दूसरे पर आइए, सी की कमाई 50 और सी का खर्च यहाँ 50, ये भी ठीक है। ए की कमाई 50 और ए का खर्च 50, ये भी ठीक है, ये भी सेट हो गया। अब अगला देखिए, ए की कमाई 50 और ए का खर्च 100। 50 की कमाई में 100 रुपए का खर्च संभव नहीं है। उसी तरह सी की कमाई 50 और सी का खर्च 100 दिख रहा है। 50 की कमाई में 100 का खर्च संभव सी नहीं कर सकता, और अगर सी नहीं कर सकता तो तीसरा और चौथा भी गलत है। बहुत अच्छा शुभम, यहां केवल पहले और दूसरा निष्कर्ष ही सही होगा। ठीक, यहां तक समझ में आया बेटा? आइए ये देखिए तीसरा, एक बार इसे चेक करोगे आप लोग, एक बार इसका आंसर आप लोग बताओगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेथड बड़ा यूनिक मेथड भी है। अगर आप इसको अच्छे से कर लिया ना तो काम बड़ी आसानी से आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक, ओके देखे, आओ देखो, टाइम काफी दे दिया। देखो दोनों पॉजिटिव, तो भैया नीचे के सारे गलत हो गए, पहली बात तो ये। दूसरा, जब हमने मान रखा 50-50, यहां भी सम है 50-50। अब कॉमन टर्म का सम देखिए तो, कॉमन टर्म का सम देखिए तो, कॉमन टर्म का सम, तो देखो यहां पर, यहां 50 है, यहां भी बी का 50 है, दोनों को जोड़ने पर 100 रुपए हुआ। 100 रुपए में कॉमन टर्म का इनकम कम से कम 150 होना चाहिए था। बिल्कुल सही मुकेश, कॉमन टर्म का सम 150 होना चाहिए था। यहां कॉमन टर्म का सम हमें केवल 100 मिला है। केवल 100 मिला मतलब बिचौलिया खुश नहीं,
और बिचौलिया खुश नहीं, मतलब रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूट गया का मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो बस क्या देखा कि भाई कॉमन टर्म इनका सम मिनिमम 150 आना चाहिए था, तभी ए और सी का कनेक्शन बैठेगा, अदरवाइज ए और सी का कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा। कनेक्शन नहीं बैठा तो सारे कंक्लूजन गलत। आइए इसे देखिए तो जरा, ये समझ में आया ना बच्चों? कनेक्शन तब हो सकता है जब बी की वैल्यू जो है स्टेटमेंट में जो भी नजर आ रही है कॉमन टर्म की वैल्यू, वो मिनिमम 150 होना चाहिए, मिनिमम 150। आइए इसे देखिए, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। ऑल और सम ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, यदि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब हमने यहाँ ऑल का मान रखा, नीचे सम वाला है तो सम का मान रखा, और बेटा कॉमन टर्म बी है तो बी की वैल्यू को जोड़कर देखा तो 50 + 50 जोड़ने पर 100 हो गया। 100 हुआ मतलब बिचौलिया खुश नहीं है, और अगर बिचौलिया खुश नहीं है मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, रिश्ता टूट गया, रिश्ता टूट गया, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसे देखिए, इसे देखिएगा बेटा, देखो तो बेटा इसका क्या आएगा आंसर, क्या कोई बता सकता है? यस मुकेश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों लेकिन आपने बोला, जरा देखो तो, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर सी, मान रख दिया, अच्छा दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव तो चेक नहीं करेंगे। चेक करो तो क्या कॉमन तो बी है ना बेटा, और बी के स्थान पर मान 100 और 100 है, यानी बी के जोड़ने पर 200 है, 150 या उससे ऊपर है तो बिचौलिया खुश है। हाँ मुकेश बिल्कुल सही बेटा, राजू बहुत अच्छा। दोनों का सम देखो 200 हो गया, 150 से भी अधिक, तो बिचौलिया तो पूरा खुश है, यानी रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब बस ये देखना है वैल्यू मैच करके, तो वैल्यू मैच करते वक्त ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहां लिख दिया 50 50, इसका मान भी लिख दिया 50 50, ऑल है तो 100 50, और सी का भी 100 50, ऑल है तो सी 100 और ए 50। देखो 50 की कमाई में ए 50 खर्च कर सकता है, तो जहां जहां ए की कमाई 50 है वो तो संभव है, लेकिन बेटा 50 की कमाई में 100 रुपए खर्च ए नहीं कर सकता। क्योंकि ए नहीं कर सकता यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब इसी तरह सी की भी देखो, सी की कमाई 50, सी की कमाई 50, तो सी बेटा 50 रुपये तो खर्च कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सी 100 का खर्च नहीं कर पाएगा। 50 की कमाई में 100 का खर्च संभव नहीं है, तो केवल और केवल यहाँ फर्स्ट और सेकंड सही है। बहुत अच्छी बात है राजू, हरिराम धुर्वे, मुकेश मुर्मू, शुभम सिंह, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं। चलो नेक्स्ट देखो तो बेटा,
एक बार इसे देखते हैं, आइए। तो यहां देखिए एक टर्म है ऑल, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और दूसरा देखो नो, नो बी इज सी, नो बी इज सी। ठीक, देखो ऑल वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नो वाला स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो हमने यही पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जब जोड़ा जाता है तो नेगेटिव कंक्लूजन निकलता है। यानी इस स्थिति में कोई पॉजिटिव कंक्लूजन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हमें नेगेटिव को चेक करना है, केवल और केवल हमें नेगेटिव को चेक करना है। और मेरी बात को सुनिए, अब जरा पहले यह समझिए, क्या कॉमन टर्म जो है उसका मान देखिएगा, कॉमन टर्म का मान। क्या कॉमन टर्म को जोड़ने पर, देखो बी, बी कॉमन है ना, बी की वैल्यू दोनों को जोड़ना स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में जो बी की वैल्यू है दोनों को जोड़िए, जोड़ने पर क्या 150 आ गया, 150 आ गया मतलब बिचौलिया खुश, और बिचौलिया खुश मतलब रिश्ता पक्का। अब रिश्ता पक्का तो कैसा रिश्ता है वो अब देखना है इनकम और खर्च का, कि भाई इनकी कमाई जो है वो ज्यादा होनी चाहिए खर्च से, बराबर होनी चाहिए, लेकिन कमाई कम नहीं हो सकती खर्च से, यानी कम कमाई और ज्यादा खर्च संभव नहीं है। तो अब देखा ए की कमाई 100 है, ए की कमाई 100 है तो खर्च तो वो कुछ भी कर सकता है, 50 रुपए भी और 100 भी उड़ा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह सी की कमाई भी 100 है, यानी सी भी कुछ भी खर्च कर सकता है, सी को भी खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है। तो हम सी के खर्च को भी चेक नहीं करेंगे, जिसकी कमाई 100 दिख गई उसका खर्च चेक नहीं करेंगे, चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना। जिसकी कमाई 50 होती तब हम चेक करते हैं, क्योंकि यहां ए और सी दोनों की कमाई 100-100 रुपए की है, हमें यहां कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बिना चेक किए हम इन कंक्लूजन्स को सही मान सकते हैं। यानी बेटा नीचे के जो 4 कंक्लूजन है ये चारों सही है, इसको इसकी वैल्यू मैच करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब मुझे बताओ, क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को, सब कुछ समझ में आया? सब कुछ समझ में आया तो आज के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग कल, और कल यहां से हम लोग अगला डिस्कस करेंगे, आगे की सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भूल जाओगे तो कल की क्लास से पहले आज वाला वीडियो एक बार जरूर आप लोग देख लेना, ठीक है? चलो, तो आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।